Now we are starting with British expansion 1848 to 1856. अब 1848 में लॉर्ड डेलाउजी बने था गवर्नर जनरल और उसने एक पॉलिसी ली थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उसमें क्या होता था, कोई भी जो सब्सिडरी स्टेट है, मतलब जिसने डॉक्ट्रिन सब्सिडरी अलायंस साइन करी हुई है, अगर वो एक नेचुरल एयर मतलब जो सक्सेशन होता है उसके बिना उसकी डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जो अडॉप्टेड हेयर है, वैसे अगर ब्रिटिश रूल नहीं होता तो जो अडॉप्टेड हेयर है उसके पास जाता राज, बट जिसने सब्सिडरी ऑफ अलायंस साइन करी है उससे क्या होगा, उससे जो उसकी स्टेट है वो अडॉप्टेड एयर के पास नहीं जाएगी बल्कि जाएगी ब्रिटिशर्स के पास। और अडॉप्टेड एयर को तभी मिल सकती है जब ब्रिटिशर्स ने उसका अडॉप्शन क्लियर करा हो। When the ruler of a kingdom under British protection subsidiary state died without a natural heir, his territory would not automatically pass to an adopted heir but would lapse, that is, become part of the British dominion unless the adoption had been earlier approved by the British. अगर approved होगा तभी जाएगा, नहीं तो वो एक ब्रिटिश के अंडर उसकी एनेक्सेशन हो जाएगी, उसके अंदर स्टेट आ जाएगी। Dalhousie annexed Satara, Nagpur and Jhansi and many other kingdoms under doctrine of lapse. अगर क्वेश्चन आता है कि what is doctrine of lapse और कौन सी स्टेट्स हुई थी, तो doctrine of lapse आप ये करोगे, उसमें आप ये भी मेंशन करोगे कि that Lord Dalhousie devised a policy called the doctrine of lapse. फिर the 2 points. Apart from doctrine of lapse, Lord Dalhousie made misgovernment another ground for the annexation of other territories. अब अगर हम क्वेश्चन दें कि लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी पॉलिसीज़ इंस्टॉल करी, तो दैट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स द फर्स्ट एंड सेकंड इज़ मिसगवर्नेंट। तो इसमें क्या होता था कि वो मिस गवर्नमेंट अगर वो डिक्लेयर करते कि ये अपना राज्य सही से नहीं चला पा रहे, दिस इज़ मिस गवर्नमेंट, तो वो उसकी भी जो टेरिटरी है वो उसके अंदर में आ जाएगी। नवाब वजीद अली शाह ऑफ अवध वॉज अक्यूज ऑफ मिसरूल एंड रिलक्टेंस टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स। अब अगर उनको कोई भी टेरिटरी एनेक्स करनी होगी तो वो मिस गवर्नमेंट लगा ही सकते हैं। अवध वॉज एनेक्स्ड इन 1856. When was Awadh annexed? In 1856. This created a lot of unrest among the Indian soldiers in the British Army, as most of them came from Awadh and the surrounding countryside. अब जब अवध को भी अंडर में ले लिया गया मिस गवर्नमेंट के उस पर, तो जो भी सिपाहीज थे जो ब्रिटिश आर्मी में थे, इंडियन सोल्जर्स, उनके मन में बहुत अपोज अगेंस्ट फीलिंग आ गई थी ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि वो मेनली जितने भी थे वो अवध से आए थे या उसके सराउंडिंग स्टेट से। दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश। नाउ कमिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब स्ट्रक्चर क्या है एडमिनिस्ट्रेशन का? अब ब्रिटिशर्स ने काफ़ी सारे उन्होंने एनेक्स कर लिए थे टेरिटरीज, अब उनको एक एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए था, पर वेलफेयर ऑफ द पीपल उनका पॉइंट नहीं था। उनका पॉइंट क्या, उनके पॉइंट्स क्या थे कि उनके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो ट्रेड में से, प्रॉफिटेबली ऑफ द टेरिटरीज इट हेल्ड इन इंडिया, कि वो अपने प्रॉफिट जो टेरिटरीज से वो ले रहा है उसको इंक्रीज़ करे और स्ट्रेंथन करे, मतलब उसको और स्ट्रॉन्ग करे अपना होल्ड ओवर इंडिया। अब ब्रिटिश ने क्या करा, उसने टेरिटरीज को डिवाइड कर लिया इनटू प्रोविंसेस। 3 of these, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, वर कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। अब बंगाल, बॉम्बे, मद्रास तीनों कोस्ट साइड्स पे जो थी उनको उन्होंने बुलाया प्रेसिडेंसीज। ईच प्रेसिडेंसी वॉज एडमिनिस्टर्ड बाय अ गवर्नर विद द गवर्नर जनरल एक्टिंग एज एन ओवरऑल हेड। तो गवर्नर जनरल क्या था? ओवरऑल हेड। द डिस्ट्रिक्ट वॉज लुक्ड आफ्टर बाय द कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कौन देखता था? कलेक्टर देखता था। और ही सुपरवाइज रेवेन्यू कलेक्शन एंड ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन इन द डिस्ट्रिक्ट। कलेक्टर क्या करता था? रेवेन्यू कलेक्शन को देखता था और ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट में। द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कैरिड आउट बाय द फॉलोइंग 4 एजेंसीज।
The civil service for general administration, army to protect the territories the British held in India, the police to maintain law and order and ensure peace, the judiciary to dispense justice. सो नाउ हमें पता है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सिविल सर्विस, प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी, लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस और जस्टिस के लिए जुडिशरी. नाउ कमिंग टू सिविल सर्विस, द क्रेडिट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द सिविल सर्विसेज इन इंडिया गोज टू लॉर्ड कॉर्नवालिस. किसको जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को. उसने इंट्रोड्यूस करा था स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस फॉर द ऑफिशियल्स, रेज देयर सैलरीज एंड लिंक्ड प्रमोशन टू सीनियरिटी. अब सीनियर बनने के लिए सिविल सर्विस. Many bright young men were attracted to it. To train young civil servants, Lord Wellesley set up the Fort William College at Calcutta in 1801. The Indian East India College in England was another institution which trained the young recruits. अब लॉर्ड वेल्सली ने क्या करा था? फोर्ट विलियम कॉलेज एंड कैलकटा सेटअप करा था और एक ईस्ट इंडिया कॉलेज इंग्लैंड में भी था. Now a competitive exam was started in 1856 to select civil servants. उससे पहले सिविल सर्वेंट्स डायरेक्टर नॉमिनेट करे जाते थे बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी और इंडियंस के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था उसमें जाने में. दिस वॉज बिकॉज, अब इंडियंस के लिए क्यों दिक्कत था? द एग्जामिनेशन वॉज हेल्ड इन लंडन एंड वेरी फ्यू इंडियंस कुड अफोर्ड द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल. अब अभी भी अगर कोई एग्ज़ाम लंदन में हो तो आना जाना इज़ वेरी कॉस्टली. तो उस समय तो और भी ज़्यादा कॉस्टली और बहुत कम ही लोग वो अफोर्ड कर सकते थे. द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन वॉज इंग्लिश विच वॉज अ फॉरेन लैंग्वेज टू द इंडियंस. अब जो मीडियम था, मतलब जो पेपर था, वो हिंदी में तो आता नहीं था, इट वुड कम इन इंग्लिश. और उस समय तो इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज थी. द मैक्सिमम एज वॉज कम्पीटिंग वॉज वेरी लो. अब मैक्सिमम एज भी उसकी बहुत कम थी. नाउ कमिंग टू आर्मी, द ब्रिटिश नीडेड अ लार्ज आर्मी टू प्रोटेक्ट देयर टेरिटरीज फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक, इंटरनल रिवॉल्ट्स एंड टू कॉन्कर मोर टेरिटरीज. अब एक्सटर्नल अटैक से बचाना हो, चाहे इंटरनल रिवॉल्ट्स को दबाना हो या और टेरिटरीज कॉन्कर करनी हो, तो सबके लिए आर्मी चाहिए. अब आर्मी में जो मेन सोल्जर्स थे, जो इंडियन सोल्जर्स थे, और उन इंडियन सोल्जर्स को बोलते थे सिपॉइज. दैट वर्ड केम फ्रॉम द हिंदी वर्ड सिपाही. जो सिपॉइज थे वो ओरिजिनली फार्मर्स थे, पर वो बहुत कीन थे, they were very keen to join the company's army because it was a prestigious occupation. prestigious occupation मतलब गर्व वाली वो थी occupation. Most sepoys were recruited from the present states from Uttar Pradesh, Bihar and Jharkhand. British officers commanded the sepoys. अब कमांड कौन करता था sepoys को? British officers. The British army was well trained and disciplined force. The sepoys were armed with muskets. They were also paid a regular salary. Regular salary मिलती थी. और generally speaking, the sepoys were loyal to their British masters. However, they were very conscious of their caste and religion. The British found out this in 1857 when the sepoys revolted against the company. अब सबको रेगुलर सैलरी मिलती थी. पहले तो ब्रिटिश मास्टर्स के वो बहुत लॉयल थे, पर वो अपने कास्ट और रिलीजन को लेके बहुत स्ट्रिंजेंट थे, बहुत कॉन्शियस थे, और उनको ये पता चल ही गया था रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो हम इसी में ही पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में. नाउ कमिंग टू पुलिस. पुलिस एक एफिशिएंट फोर्स थी जो मेंटेन, जिसके लिए रिक्वायरमेंट क्या थी कि वो मेंटेन करा सके लॉ एंड ऑर्डर. लॉर्ड कॉर्नवालिस, फिर से लॉर्ड कॉर्नवालिस आया जिसने सिविल सर्विसेज का भी वो करा था. क्रिएटेड अ परमानेंट पुलिस फोर्स इन इंडिया. उन्होंने एक पुलिस फोर्स भी बनाई इंडिया में. ईच डिस्ट्रिक्ट हैड मैनी थानास. अब थाने का हेड कौन था? दरोगा. टाउन्स एंड विलेजेस में कोतवाल्स एंड चौकीदार्स रिस्पेक्टिवली. अब टाउन्स एंड विलेजेस में, टाउन्स में कोतवाल्स और विलेजेस में चौकीदार थे. फिर एक डिस्ट्रिक्ट
सुपरिंटेंडेंट पुलिस वॉज ऑल्सो क्रिएटेड, जो हमारे अभी भी है DSP। ही लुक्ड आफ्टर द इंटायर डिस्ट्रिक्ट। अब DSP जो था वो पूरे डिस्ट्रिक्ट पे देखता था। लाइक इन द आर्मी द पुलिस टू इंडियंस वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम हायर पोस्ट। अब इंडियंस को हायर पोस्ट क्यों नहीं देते थे? बिकॉज यूरोपियंस तो लॉयल रहेंगे ब्रिटिशर्स को ही। द ब्रिटिशर्स विल बी लॉयल टू ईस्ट इंडिया कंपनी, बट इंडियंस तो अपनी वो ला सकते थे ना। दे कुड, एक शक तो रहता ही है ना कि ये कभी भी अब इंडियंस के साथ हो सकता है, तो इसलिए कभी भी हाई पोस्ट नहीं देते थे इंडियंस को, चाहे वो आर्मी हो चाहे वो पुलिस हो। नाउ कमिंग टू जुडिशरी, ब्रिटिश कभी भी उन्होंने इंटरफेयर नहीं करा एग्जिस्टिंग जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडियन सोसाइटी पहले की, क्योंकि वो बेस्ड थी लोकल कस्टम्स और ट्रेडिशंस पे। दे डिसाइडेड दैट ब्रिटिश लॉज कुड अप्लाई ओनली टू द यूरोपियंस। ब्रिटिश लॉज किस पे अप्लाई हो सकते थे? सिर्फ यूरोपियंस पर हो सकते थे। और इसने क्या करा, 2 सेट ऑफ लॉज क्रिएट करे जिसने बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करा। द बंगाल रेगुलेशन ऑफ 1793 stated that justice should be based on written laws and regulations instead of old age customs and traditions. So some of the Indian traditions were written down in the form of laws and regulations. This made laws uniform and easier to enforce. अब बंगाल रेगुलेशन ऑफ 1793 ने डिसाइड करा कि जो हिंदी लॉ, मतलब जो इंडियन लॉज हैं जो कस्टम्स पे और ट्रेडिशंस पे बेस्ड हैं, उनको भी लिखा जाए ताकि एक प्रॉपर लॉ एंड जस्टिस प्रिवेल कर सके। तो सम ऑफ द इंडियन ट्रेडिशंस वर रिटन डाउन इन द फॉर्म्स ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। दिस मेड लॉज यूनिफॉर्म एंड ईजियर टू इन्फोर्स। अब वॉरेन हेस्टिंग एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस, अगेन लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आया इस चैप्टर में 3 बार आ चुका है। गेव अ प्रॉपर शेप टू द जुडिशियल सेटअप। दे सेट अप सिविल कोर्ट्स, दीवानी अदालत एंड क्रिमिनल कोर्ट्स, फौजदारी अदालत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या करे, सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स इस्टेब्लिश करे। इन 1833 अ लॉ कमीशन वॉज अपॉइंटेड टू कोडिफाई इंडियन लॉज। अब लॉ कमीशन अपॉइंट हुआ था इंडियन लॉज को कोडिफाई करने के लिए। इट कंपाइल्ड द इंडियन पीनल कोड IPC एंड इस्टेब्लिश्ड द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। अब IPC कंपाइल करा गया था और इस्टेब्लिश हुआ था रूल ऑफ लॉ। इट मेंट इक्वालिटी बिफोर द लॉ एज इट प्रोफेस द आइडियल ऑफ वन लॉ फॉर ऑल। अब पहले तो 2 लॉज थे, पर अब क्या हो रहा था, वन लॉ फॉर ऑल का आइडियल, मतलब आइडिया आ रहा था। दिस हाउएवर वॉज सॉल्ड इन प्रैक्टिस। वन फॉर लॉ ऑल आ तो गया था, बट बहुत हल्का सा प्रैक्टिस करा जाता था, बहुत कम प्रैक्टिस करा जाता था। द यूरोपियंस एंड इंडियंस कंटिन्यू टू बी ट्राइड इन द सेपरेट कोर्ट्स। अब जैसे उनका रूल अलग था यूरोपियंस का और इंडियंस का अलग था, तो वो सेपरेट कोर्ट्स में ही होता था। द ब्रिटिश हैड कम टू इंडिया एज ट्रेडर्स, सून दे बिकेम कॉन्करर्स। अब पहले तो अब वी आर कमिंग टू द कंक्लूजन। तो पहले वो आए थे ट्रेडर्स की तरह ब्रिटिशर्स, बट वो कॉन्करर्स बन चुके थे। और बाय द मिडल ऑफ द 19th century द ब्रिटिश वर द सुप्रीम पावर इन इंडिया। सुप्रीम पावर कौन बन गए थे? ब्रिटिशर्स इंडिया में। अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री वॉज अंडर their डायरेक्ट रूल। द फ्यू किंगडम्स दैट रिमेन्ड इंडिपेंडेंट वर इनडायरेक्टली अंडर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। इंडिया वॉज टर्न इनटू अ ब्रिटिश कॉलोनी। अब इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी बन चुकी थी। जो किंगडम्स वो जो इंडिपेंडेंट थे भी, वो इनडायरेक्टली ब्रिटिश रूल के अंडर थे। मतलब जहाँ पे इंडियन रूलर्स थे, इनडायरेक्टली वो भी ब्रिटिशर्स के ही अंडर में थे, एंड इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी बन चुकी थी। नाउ आई विल बी गिविंग अ वर्कशीट फॉर द सेम।